जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह विविध है दोस्तों। विविध को मैं अगले एक दो वीडियो और आएगा विविध। ये विविध का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 2 है विविध का। इसमें हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे और इससे पहले हम 36 वीडियो करवा चुके हैं। आधुनिक भारत में आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा बुक लगभग समाप्त हो चुका है और पूरा बुक में तकरीबन 36 वीडियो अभी तक। कुछ और वीडियो आएंगे आधुनिक भारत का, उसे भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो जाए और जाकर पीछे देख लें और उसका लाभ उठाइए। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में 40 पिछले वीडियो में 40 प्रश्न बता चुके थे हम लोग। उससे आगे इस वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे। 40 प्रश्न के आगे 41वां प्रश्न हम लोग देखेंगे इसमें, और इससे पीछे भी 41वां प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विविध का 41वां प्रश्न। प्राचीन भारत का भी पूरा वीडियो अपलोड है दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें। मध्यकालीन वीडियो का भी, मध्यकालीन भारत का भी पूरा वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में। उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर देख लें और लाभ उठाएं दोस्तों। भारतीय संविधान से भी पूरा वीडियो अपलोड कर दिया हूं दोस्तों, उसे भी जाकर देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विविध। आधुनिक भारत का विविध का ये दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है इसमें 41 नंबर प्रश्न से शुरू कर रहे हैं इसमें। इससे पहले 40 प्रश्न तक पार्ट 1 में करवा चुके हैं आधुनिक भारत का विविध। 41 में है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पहली बार उठाया था? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। 4 ऑप्शन में से कौन आंसर सही होगा? तो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। किसने? हसरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्णतः स्वतंत्र हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार किसने उठाई थी? तो मौलाना हसरत मोहानी ने, जब 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में मांग उठाए थे। और अहमदाबाद कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हकीम अजमल खां कर रहे थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा गया, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? सबसे अधिक उत्तरदायी किसने ठहराया मोहम्मद अली जिन्ना को भारत विभाजन के लिए? तो इसमें दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन ने, इरविन ने, लिनलिथगो ने, माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी माउंटबेटन ने ठहराया था। माउंटबेटन का कार्य जो 1947-48 में भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1999 से लेकर के 18 नवंबर 1905 ईस्वी तक रहा। कर्जन का कार्यकाल यदि हम लोग देखें इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि कर्जन का कार्यकाल देखेंगे तो कब से कब रहा? तो 1899 से लेकर के 1905 तक कर्जन का कार्यकाल। ठीक है। उसके बाद इरविन का कार्यकाल रहा 1926 से लेकर 1931 तक इरविन का कार्यकाल रहा। लिनलिथगो का कार्यकाल रहा 1936 से लेके 1943 तक। 36 से लेकर के 1936 से लेकर के 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल रहा।
लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 43 तक, और लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से लेकर के 48 तक। सभी का कार्यकाल हमने बता दिया है। हमसे पूछा है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहरा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। यदि 43 नंबर प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो 1928 में जो दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए में है आगा खां, बी में एम एन जिन्ना, सी में फजली हुसैन, और डी में करीम खान जलाल। तो ऑप्शन नंबर ए आगा खां थे। ऑप्शन नंबर ए कौन होगा, आगा खां। आगा खां थे, सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी किसने, आगा खां ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 44 में। नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें कहा गया अगस्त 1943 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। सबसे करीबी वर्ष क्या था जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई थी। तो और क्रमशः पूछा है, तो देखिए जब इन दोनों की स्थापना हुई थी तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भी स्थापना 1925 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफार खां है। क्या है, खान अब्दुल गफार खां। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले में, अब पाकिस्तान में जो है, कि एक गांव में जन्मे अब्दुल गफार खां सामान्यतः सीमांत गांधी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है, फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1887 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था अब्दुल गफार खां को। उनके और भी कई उपाधि हैं, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, बादशाह खां, फक्र ए अफगान आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी अब्दुल गफार खां को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो अभी जस्ट हमने देखा है खान अब्दुल गफार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न में चले, 48 में है निम्न में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बंबई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए में तिलक गोखले नौरोजी, बी में मेहता तिलक तैयबजी, सी में मेहता तेलंग और तैयबजी, डी में नौरोजी तेलंग और देशमुख। तो ऑप्शन नंबर सी मेहता तेलंग और तैयबजी को बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से जानता है। मेहता में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। तीनों ने मिलकर 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इन तीनों ने ही किया था, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में। 49 नंबर प्रश्न में यदि देखें तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती या रेड शर्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर था। लाल कुर्ती या रेड शर्ट था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी
सिवाय राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर बी.एस. मुंजे या सर मिर्जा इस्माइल? तो यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें कहा गया है त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? तो त्रिपुरा की जो देसी रियासत थी स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी में प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि, चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वो त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। 52 में है राजेंद्र प्रसाद कहाँ से के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के कांग्रेस नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा गया महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, तो रविंद्रनाथ टैगोर का आयु लगभग 70 वर्ष थी तब उन्हें चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 70 वर्ष की आयु में वो चित्रकार के रूप में उभरे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, हजारीबाग जेल में जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया था। और जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था और 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? चार ऑप्शन है, आगा खां पैलेस, पूना, यरबदा जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। तो ऑप्शन नंबर ए आगा खां पैलेस पूना में, आगा खां पैलेस पूना में, आगा खां पैलेस पूना में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियां स्थित है। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया था और 15 से 14 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया और उनके निधन के उपरांत ही महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उनकी समाधि बनाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी स्वर्गवास भी आगा खां महल में ही गांधी जी के उपस्थिति में हुआ और कस्तूरबा गांधी की समाधि भी महादेव देसाई के समाधि के बदल में निर्मित की गई। तो दोनों का समाधि कहाँ है? आगा खां पैलेस पूना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कहा जा रहा है कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, तो कस्तूरबा गांधी की समाधि आगा खां महल पुणे परिसर में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन है? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया या सरदार पटेल? तो ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव हार चुके थे। तो पट्टाभी सीतारामैया ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 58 में। प्रश्न नंबर 58 में भारत में उपनिवेश काल में ब्रिटिश आयोग का उद्देश्य था। तो भारत के उपनिवेश काल में ब्रिटिश आयोग का उद्देश्य क्या था?
तो उसका उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। कैथरीन मियो, एडोल्फ हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन तीनों के बीच क्या रिश्ता था, चारों के बीच? तो ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 की ओर 60 नंबर प्रश्न में देखें, बंगाल धुरविच का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिग्बंध हुए थे क्या है? बंगाल धुरविच का वर्ष वो क्या है जिसमें लाखों लोग धुरविच हुए थे? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1942, बी में 1943, सी में 1944 और डी में 1945। बंगाल धुरविच का वर्ष था 1943। वर्ष 1943 में बंगाल धुरविच का अनुमान था, वर्ष था। और उस समय बंगाल में तकरीबन 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 61 नंबर प्रश्न में। 61 में है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किए थे? तो विश्व में शांति एवं सहयोग प्रस्तुत करने के लिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष नॉन एलिगमेंट मूवमेंट शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 में। 62 में कहा जा रहा है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पूर्णतः पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1945 के बाद 47 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? चार ऑप्शन है, गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर ए गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा था जो भारत के अधीन, भारत का जो क्षेत्र था गोवा वो पुर्तगाल के अधीन बना रहा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है, और वर्ष 1961 में उसे गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कब कराया गया मुक्त? 1961 में कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। तो भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। ए में फ्रेंच, बी में डच, सी में ब्रिटिश और डी में पुर्तगीज। तो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगीज के विरुद्ध स्वतंत्र स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा और 1961 तक ये चला। ऑप्शन नंबर डी पुर्तगीज के विरुद्ध ऐसा किया जाता रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 में। 64 में कहा गया है, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? वे समाजवादी के से प्रभावित थे। बिल्कुल सही है, वो समाजवाद से प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी सही है, ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें दिया हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ या कुर्मी? तो ऑप्शन नंबर डी कुर्मी। कुर्मी था जो स्वतंत्रता पूर्व वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। इसमें कहा गया है,
कथन कुछ दिया गया है और कारण है, इसे देखना है दोस्तों। तो कथन में है, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। तो कथन है, कथन कह रहा है जब शिमला समझौता हुआ जब तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। बिल्कुल गलत है ये कथन। नहीं, जब शिमला समझौता 19 जून 1945 में हुआ उस समय बेबिल वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नहीं थे, बेबिल थे। बेबिल का कार्यकाल था उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर एक गलत है। कथन दो को देखते हैं। कथन दो में है, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भीतर नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो कथन नंबर दो सही है। कथन नंबर दो बिल्कुल सही है और कथन एक गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। 67 में फिर कथन दिया हुआ है 3 और उसका कारण है, हमें बताना है कौन कौन सही है। 3 कथन है, तीनों में से कौन सही कथन कौन गलत है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। इसमें कहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथून स्कूल स्थापित किया। ये बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बैथून स्कूल शुरू किए थे, ये सही है। और 1849 ईस्वी में जॉन एलियट डिक्वार्ड बैथून ने की थी इसकी शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कथन ए तो बिल्कुल सही है। बी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो ये भी सही है दोस्तों। बंकिम चंद्र उपाध्याय जो थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। उन्होंने 1858 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले प्रथम व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कथन नंबर 2 भी सही है। केशव चंद्र सेन ने सती की विरोध, तो यहाँ पर सती के विरोध ये गलत हो जाएगा। केशव चंद्र सेन नहीं, केशव चंद्र सेन ने नहीं किए थे सती के विरोध। वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध किए थे और गवर्नर जनरल से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाए थे। वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, ना कि केशव चंद्र सेन। तो ये गलत है। कौन सा सही है कथन? 1 और 2 सही है। यदि हम लोग देखें उपरोक्त में से कथन कौन सही है, तो 1 और 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 68 में दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय रहे। यदि हम देखें नील दर्पण को देखेंगे तो 1858 से 59 के बीच में हुआ था। नील दर्पण 1858 से 59 के बीच में नील दर्पण हुआ था। ठीक है, नील दर्पण हुआ और प्रकाशित हुआ था 1860 में। ठीक, सत्येंद्रनाथ टैगोर को यदि देखे 1863 में इंडियन सिविल सर्विस। सत्येंद्रनाथ टैगोर कब? 1863 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा सफल पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में, जिसकी कथानक सन्यासी विद्रोह पर था, का आधारित पर पुस्तक लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो अपने पुस्तक लिखे थे आनंद मठ, वो कब? 1882 में। किस पर लिखे थे? सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ को लिखे थे 1882 में। यदि हम स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में किए थे। तो बंबई में किए थे 1875 में। यदि हम इसी प्रकार हमसे पूछा जाए तो कौन इसमें सबसे पहले हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था 1858 से 1859 के बीच में, और जबकि इसका प्रकाशन हुआ था 1860 में। 1860 में नील दर्पण का लेखन का प्रकाशन हुआ था 1860 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। 69 में कहा गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव
जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय थे? तो इसमें से 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन से यदि हमसे आंसर पूछे तो दादा भाई नौरोजी होगा दोस्तों। इन चारों ऑप्शन से यदि हमें आंसर पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़े थे। लेकिन सबसे पहली बार यदि आपसे पूछा जाए लाल मोहन घोष, इसमें पहली बार ही बात कही गई है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में पहली बार दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में पहली बार लड़े थे। दादा भाई नौरोजी कब लड़े थे? पहली बार 1886 ईस्वी में लड़े थे और वो हार गए थे। फिर उन्होंने दूसरी बार लड़े थे 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, और दूसरी बार वह विजयी घोषित हुए थे। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में विजय घोषित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन पहले व्यक्ति आपसे पूछ लिया जाए और उस ऑप्शन में यदि लाल मोहन घोष का नाम रहे तो हमारा आंसर क्या होगा? लाल मोहन घोष ही होगा दोस्तों। इस ऑप्शन में लाल मोहन घोष नहीं है, तो इस चारों ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। और 1892 में वो विजय घोषित हुए थे। 2 बार लड़े थे, एक बार हार गए थे और दूसरी बार ये जीत गए थे। और लाल मोहन घोष 1885 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे। इसमें ऑप्शन नहीं रहने के कारण दादा भाई नौरोजी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति है। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब? तो 1892 में चुने गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1861 में, 1862 में, 1909 में या 1919 में? तो ऑप्शन नंबर बी 1892 ईस्वी में भारत में 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम क्या था जो स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए में है अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बी में, सी में बदरुद्दीन तैयबजी और डी में चिराग अली। तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद देवबंद के वो विद्वान थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे स्वतंत्रता से पूर्व। वर्तमान में नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और स्वतंत्रता के बाद यदि फिलहाल में देखें तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले सोनिया गांधी रही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे कुट को सही उत्तर चुनिए। 4 कथन है। इन्होंने कथन 1 में कह रहा है कि उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। तो गौतम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसका? सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कथन 2 में है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायक शुरू किए थे। ये भी सही है, 1920 में अपनी पत्रिका मुक नायक शुरू किए थे। और 1925 में डिस्प्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1925 में डिस्प्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की भी स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 भी सही है। कथन 4 में है वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो ये गलत है, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री नहीं थे। भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ना कि भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन कथन 1, 2, 3 सही है और कथन 4 गलत है। यदि हम पुट में देखें तो 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में 1, 2, 3 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। प्रश्न नंबर 74 में है निम्नलिखित घटनाओं में पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट को घटनाओं का सही कालक्रम पता कीजिए। इसमें है कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन और तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। और 4 में है जालियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट। तो इसको यदि हम देखें कालानुक्रम के रूप में हमें सजाना है तो इसमें सजाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था
1920 से लेके 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का 1920 में कब, 4 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में, ये भी याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त को 1920 में निर्धन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को 1 अगस्त 1920 में निर्धन हुआ था। और थर्ड में यदि देखें तो ये क्या है, तुर्की के अर्पित शांति शर्त। तो तुर्की में जो अर्पित शांति शर्त था 14 मई 1920 में, 14 मई 1920 में, सारा 1920 का किस्सा है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब, 25 मार्च 1920 में। तो सबसे पहले कौन होगा, 4 होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद आपको 3 हो जाएगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं कुट में कौन है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले जलियांवाला बाग होगा, उसके बाद तुर्की को अर्पित शांति शर्त की घोषणा, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निर्धन, उसके बाद कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा गया है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह क्या था, 1947 में। कब हुआ था, 1947 में, 1948 में, 1951 में या 1956 में। तो ऑप्शन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी 1948 में। औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी भारत में प्रथम बार, तो 1948 में, 6 अप्रैल 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। यदि 76 नंबर प्रश्न में देखें तो इसमें कहा गया, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो भारत के किस प्रांत में साम्यवादी सरकार की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर सी केरल हमारा सही आंसर होगा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी केरल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी केरल में, वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुई थी सबसे पहले भारत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1900 कब, 1957 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 में, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब। अभी हमने बताया 1957 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। कथन है दोस्तों, कुछ घटना दिया हुआ है, उसको, इस घटना को कालानुक्रम के रूप में सजाना है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरे कथन में दिया हुआ है, घटना में, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। 3 में दिया हुआ, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और वह राष्ट्रीय वाहक बन गया। और 4 में, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। यदि हम सभी को बारी बारी देखें, सबसे पहले हम लोग सभी को बारी बारी देखेंगे तो हम यदि देख रहे हैं कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक सरकार की गठन हुआ था, वो केरल में हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1957 में। 1957 में लोकतांत्रिक सरकार की, साम्यवादी दल की सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। तो ये कब हुई थी, तो 1957 में हुआ था, ठीक है। और भारत का उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक, तो ये इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था कब, 1955 में। ये 1955 में काम हुआ था, 1955 में, ठीक है, ये 1955 में हुआ था, ठीक। उसके बाद एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 4 नंबर में है कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। तो गोवा स्वतंत्र भारत का अंग 1962 में बना था। स्वतंत्र भारत का अंग 1962 में संधारित की गई थी और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। 1961 में सैन्य कार्यवाही के जरिए गोवा को भारत का
अधिग्रहित किया गया था। और 12वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमसे पूछा भारत गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना कब? 1961 में। ये 1961 में बना और 1962 में इसे संघ शासित देश बनाया गया और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। तो हमको कालानुक्रम क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले एयर इंडिया, सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा 1955, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो 3 2 1 4 किस में है? 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर से एक बार हम देखें, फिर से एक बार देखें, छोटा कर देते हैं दोस्तों, इसको छोटा करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बना 1953 में। 1953 में। और भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, कब? 1955 में। 1955 में। उसके बाद आएगा भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, वो कब हुआ था? 1957 में। कौन सी राज्य में? केरल में। उसके बाद गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना 1961 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। 79 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो किसके पक्षधर नेहरू थे? सत्य के, अहिंसा के, अस्पृश्यता के, भारी औद्योगिकरण के। तो गांधी जी भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नहीं थे, जबकि नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। 80 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, या कराची अधिवेशन 1931 में? तो कराची अधिवेशन 1931 में 26 मार्च को कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इसके बाद विविध का अगला पार्ट में लाऊंगा। विविध में अभी 1-2 वीडियो और रहेगा दोस्तों, कि मैं लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसे पार्ट बाय पार्ट करके ला रहे हैं दोस्तों, 40-40 प्रश्नों का। उसके बाद मैं फिर अगला पार्ट लाऊंगा, थर्ड पार्ट होगा 82 प्रश्नों से। 81 प्रश्न तक हम आपको इसमें बता दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद 82 प्रश्नों से मैं आगे प्रश्न लाऊंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं 81वां प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। इसमें मैचिंग करना है। इसमें दिया गया गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया, तो गांधी जी को यरवदा जेल कब ले जाया गया? और एक तरफ फिर उसके बाद है गांधी जी ने आमरण अनशन किए। सी में है कराची अधिवेशन जाते समय काले झंडे दिखाए गए, और डी में है उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे भी अधिक है। ये सारे चीज को मिलान करना। इधर है दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 में है 1939 का कांग्रेस संकट, और 4 में सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तब मैचिंग करना है। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया, तो कब, क्यों ले जाया गया था गांधी जी को यरवदा जेल? तो गांधी जी को यरवदा जेल सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ले जाया गया था। 1 का 2 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया था। और गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे, तो आमरण अनशन कब, किस लिए किए थे गांधी जी? तो सांप्रदायिक अवार्ड के लिए गांधी जी आमरण अनशन किए थे, सांप्रदायिक अवार्ड के लिए। तो बी का 4 हो जाएगा। उस प्रकार कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, तो कराची जाते समय गांधी जी को काले दिखाए गए थे कब? तो जब दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया गया था, उस समय काले झंडे दिखाए गए थे कराची जाते समय। उस कारण से ही कराची जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, दिल्ली समझौता का अनुमोदन किए थे। उन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे भी अधिक है। तो 1939 के कांग्रेस संकट के समय उन्होंने ऐसा कहा था। तो इस प्रकार यदि हम देखें मैचिंग देखें, तो ए का 2 और बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये मैचिंग करेंगे तो इसमें मैचिंग में क्या है? 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए
इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।